नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या माओवादियों ने अब सरकार से बड़ी कीमत वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है? यह कीमत कुछ साथियों की रिहाई से ज्यादा है। सवाल यह भी है कि माओवादियों के आगे सरकार कितना झुकेगी। क्या उड़ीसा सरकार की तरह छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार भी झुकेगी? छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के कलेक्टर एलेक्स मेनन की डेडलाइन आज खत्म हो गई, रिहाई नहीं हुई है। माओवादियों ने मांग की है कि सरकार माओवाद प्रभावित इलाकों में चल रहे ऑपरेशन ग्रीन हंट को वापस ले, सुरक्षा बलों की तलाशी को रोके और पुलिस को बैरकों में भेज दे। तो क्या केंद्र सरकार भी एलेक्स मेनन की जान की खातिर इतना बड़ा कदम उठाएगी? खबर है कि कल महीने भर से अगवा विधायक झीना हिकाका की रिहाई हो जाएगी, मगर शर्त बड़ी है जिसके लिए उड़ीसा की सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। माओवादियों ने कहा है कि रिहा होकर विधायक अपनी सदस्यता छोड़ देंगे और पार्टी से भी नाता तोड़ देंगे। विधायक ने प्रजा कोर्ट में माना है कि नवीन पटनायक की सरकार ने आदिवासियों के हितों के लिए कुछ काम नहीं किया और वे ग्रीन हंट रुकवाने में नाकाम रहे। तो अब तस्वीर साफ हो रही है, अब सरकार के ऑपरेशन ग्रीन हंट का जवाब देने की तैयारी है माओवादियों की तरफ से। बताया जाता है कि हजारों अर्धसैनिक बल इस ऑपरेशन के तहत तैनात किए गए हैं। क्या एलेक्स मेनन की रिहाई की कीमत शांति के ऐलान से कम पर तय नहीं होगी? कुछ बातें आपसे भी। क्या आप भी यही राय रखते हैं कि आदिवासी इलाकों में फैले ये माओवादी आतंकवादी हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं जो राज्य की सत्ता को चुनौती देते हैं, सुरक्षा बलों के आम सिपाहियों को बेरहमी से मार देते हैं, ठेकेदारों से रंगदारी लेते हैं, कंपनियों से टैक्स वसूलते हैं? इसलिए आप ये सोचते होंगे कि सरकार को सख्त होकर इन्हें चुन चुन कर मार देना चाहिए। क्या आपकी इस समस्या में दिलचस्पी सिर्फ इस बात के लिए है कि माओवादियों ने एक बेहतरीन अफसर को अगवा किया है, इनकी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत नहीं है। सरकारें भी यही चाहती हैं कि आप इसी तरह से इस समस्या को ही देखें। माओवादी आपकी सोच के जवाब में कहते हैं कि सरकार और प्रशासन ने आदिवासियों का शोषण किया, उनकी जमीनों और खदानों को कंपनियों के हाथों बेच दिया, विकास नहीं किया, फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजा, बलात्कार किया, मारा और मानवाधिकार का हनन किया। इन दोनों के बीच पिछले 1-2 सालों से विकास के नाम पर योजनाएं शुरू हुई हैं। कुछ अफसरों ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया, कुछ विकास के काम हो भी रहे हैं, फिर भी सारा जोर ग्रीन हंट पर क्यों है सरकार की तरफ से? प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं कि नक्सलवाद आतंकवाद से भी खतरनाक है, लेकिन इन इलाकों में कॉरपोरेट कंपनियों का कारोबार मस्ती से चल रहा है, जबकि माओवादी भी इन्हें शोषण का जरिया मानते हैं। राजनीतिक साठगांठ पर भी नजर रखिए। रमन सिंह की सरकार माओवादी विरोधी अभियान चलाती है, मगर बस्तर के इलाके में बीजेपी को जमकर सीटें मिलती हैं। केंद्र में ममता बनर्जी कैबिनेट में रहते हुए माओवादियों के प्रति नरम हो जाती हैं, तो मनमोहन सरकार चुप हो जाती है, क्योंकि लेफ्ट को वहां कमजोर करना था। फिर ममता भी माओवाद का इस्तेमाल कर उनके खिलाफ हो जाती है। अब जब आप इन्हें आतंकवादी कहते हैं, तो क्या सरकार ने कश्मीर, पंजाब और पूर्वोत्तर में राजनीतिक प्रक्रिया शुरू नहीं की? माओवादी इलाकों में क्यों नहीं अब तक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो रही है? अगवा होने पर वार्ताकार नियुक्त हो जाते हैं, तो शांति काल में क्यों नहीं पहल हो सकती है? जबकि साफ है कि सैनिक ताकत के दम पर कामयाबी नहीं मिली है, कहीं भी नहीं मिली है। कुछ दिनों तक सरकार कह रही थी कि विकास हो रहा है, तो माओवादी कमजोर पड़ रहे हैं। फिर वो इतनी बड़ी शर्त थोपने की स्थिति में कैसे हैं? क्या माओवादी विकास की नहीं अपने इलाके की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या प्रशासन और राजनीतिक दल अपने हितों के लिए गोल गोल घुमा रहे हैं? आदिवासी इलाकों में टीवी नहीं है, उनके लोग आपके महानगरों में मजदूर तो बने, मगर गरीबी ने टीवी तब भी उन्हें नहीं दिया, इसलिए वो इस जनमत में नहीं है। हम शहरी और खाते पीते लोग बचे हैं, तो क्या हमारे पास किसी नए नजरिए की जगह बची है? प्राइम टाइम में आज इसी पर बात करेंगे। पहले परिचय हम आपको अपने मेहमानों से कराएं, लेकिन हमारा सवाल है, क्या मेनन की रिहाई के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट रोकेगी सरकार? दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या माओवाद के आगे सरकार झुकेगी और बड़ी कीमत अदा करेगी? क्या राजनीतिक नेतृत्व में माओवाद से निपटने की ताकत और साख बची है? हमारे साथ है संजय निरुपम साहब, सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। चंदन मित्रा साहब हैं, अभी जुड़ जाएंगे हमारे साथ, वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। बीडी शर्मा साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उनकी शर्तें बताई है, मध्यस्थ। पीके शर्मा साहब हैं, आप सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रकाश सिंह जी हैं, आप पूर्व डीजीपी बीएसएफ रहे हैं और नक्सल समस्या पर आपकी अपनी एक राय रही है। राहुल पंडिता जो हैं एसोसिएट एडिटर ओपन मैगजीन, और इनकी अपनी एक किताब भी है हेलो बस्तर, जिसका भी हाल में हिंदी में अनुवाद आया है। बीडी शर्मा साहब, पहला सवाल, चूंकि आप बाहर हैं, दूर हैं, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि अगवा जब कलेक्टर साहब को किया गया था, तब कई ऐसे हमदर्द और शुभचिंतकों जो माओवादी समस्या के प्रति अलग नजरिया रखते हैं,
रामचंद्र गुहा से लेकर नंदिनी सुंदर तक, और सब ने यह कहा था कि माओवादियों ने ये कदम उठाकर गलत किया है, निंदा की है। लेकिन आज आपने कहा कि आप निंदा नहीं करना चाहते। मैं इस फर्क को समझना चाहता हूं। जी देखिए, ऐसा है कि आप सीधी सीधी बात आदिवासी क्षेत्रों की अगर आप करें, हाँ। तो वहां पर से ये पुलिस फौज को हटा दें, अपने आप बातचीत सब नॉर्मल हो जाएगी। अब आप एक तरफ तो अबुझमाड़ में और पूरे बस्तर में पूरी एक छावनी बना के बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ जब उसकी प्रतिक्रिया के रूप में कोई चीज होती है तो उसको ये कह दिया जाता है कि इसमें जो है वो कलेक्टर की अवमानना हो गई या इनको ये हो गया। अरे भाई, दोनों का बैलेंस अगर चलेगा तो साथ साथ बात चलेगी, और नहीं तो ये अगर जब तक आप मिलिटराइजेशन पर भरोसा करेंगे, जब तक पुलिस फोर्स पर भरोसा करेंगे लोगों से वहां से निपटने के लिए, तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होना स्वाभाविक है। आज कलेक्टर की बात होगी तो कल किसी दूसरे की बात होगी, इसको आप नहीं रोक सकते हैं। इसको रोक नहीं सकते, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप निंदा नहीं कर रहे हैं, और आपने उसका कारण भी स्पष्ट रूप से बताया। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या सरकार के लिए ये संभव होगा कि इतनी हजारों की टुकड़ियों को वापस कर ले और फिर रिहाई की शर्त मान ले? क्या आपको नहीं लगता कि आप एक मुश्किल शर्त रख रहे हैं कलेक्टर के लिए? नहीं, कलेक्टर के लिए नहीं, हम सरकार के लिए रख रहे हैं। कलेक्टर तो सरकार उनके एवज में, हाँ, उनके एवज में, हाँ, उनके एवज में है। तो आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है जहां पर कि आम आदमी जो है वो अच्छी तरह से न रह सकता है, न जी सकता है, और उसके लिए आप जो है पुलिस और फौज की फौज जो है वो आप भेज रहे हैं। आप ये तक नहीं देख रहे हैं कि संविधान के तहत जो जंगल है, जमीन है, और इन तमाम सब पर समाज का अधिकार है। आप जो है बाहर से उद्योगपति भेज रहे हैं और इनको जो है हटा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक तरफ एक सिर्फ ये हो जाना वो हो जाने से कोई काम नहीं चलता है। पूरी समग्र दृष्टि से आपको देखना होगा, और समग्र दृष्टि से आज जो है वो, जैसा मैंने कहा था कि भला आदिवासी वही माना जाता है जो कि हाथ जोड़ के आपके सामने खड़ा हो जाए कि हुजूर मालिक, ये जमीन आपकी रही और हम जो है वो चले। ये जो है ये जो स्थिति है जिसमें कि हम जो है वो आदिवासी को कुछ मानने के लिए ही नहीं तैयार हैं। वो जो है हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आदिवासी तो गरीब है। अरे भाई, हमें बताइए कि आदिवासी कैसे गरीब है? जो कुछ है, जो कुछ दुनिया में हो सकता है वो उसके पास है। धरती है, जमीन है, पानी है, ये है, और उसके बाद भी आप उसको गरीब कहते हैं। उसको गरीब, हम इस पहलू पर आगे चलते रहेंगे। जी, आपने अपनी बात रखी, पर एक सवाल का आप जवाब दे सकते हैं क्या शुरू में कि कलेक्टर मेनन की क्या स्थिति है? क्या आप आश्वस्त हैं कि ये इतना लंबा चौड़ा शर्त है कि इनके बीच वो उनकी रिहाई हो जाएगी, वो सकुशल लौट आएंगे? नहीं, ये तो मैंने व्यापक दृष्टि दी। अब वहां पर जो उनकी शर्तें हैं, वो शर्तें तो थोड़ी सी हैं। ये जो है इनको जहां पर गलत तरीके से लोगों को आपने फांसा है, और इधर तमाम उनको ठीक करिए, ये तमाम सब बातें ठीक हो जाएंगी। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.